तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरी सत्र की ओर, जो माननीय वैद्य महेश ठाकुर सर जी का है, यूटिलिटी ऑफ वैक्रांत भस्म। तो मैं पहले महेश ठाकुर सर जी का औपचारिक इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। सर ने अपना आयुर्वेदाचार्य यानी बीएमएस ये शिक्षण सायन कॉलेज मुंबई में जो स्थित है उससे पूरा किया है। और सर ने एमफिल की डिग्री भी संपादन की है। और पिछले गत 3 वर्षों से वो मुंबई स्थित अपने क्लिनिक में रुग्ण सेवा देते आ रहे हैं। सर को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है उनके किए गए कार्यों की वजह से। उनमें से कुछ पुरस्कार ऐसे हैं। उन्हें 1997 में खड़ी वाली संशोधन संस्था की तरफ से आयुर्वेद सोशल एक्टिविस्ट का पुरस्कार प्रदान किया है। 2001 साल में ब्राह्मण सभा डोंबिवली स्थित बिशप वर्य डॉक्टर ऑफ द ईयर इस सम्मान से सर को नवाजा गया है। 2003 में बीएचई की तरफ से युवा आयुर्वेद चिकित्सक का स्वर्ण पदक सर को प्रदान किया है। और 2021 से सर राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु आरएवी गुरु इस तौर पे सर का चयन हुआ है, और सर अभी भी उसमें कार्यरत हैं। इसी के साथ सर ने अलग बहुत सारी पुस्तकों का भी संपादन एवं लेखन खुद किया है। उनमें से कुछ पुस्तकें हैं जैसे वैद्यों के लिए विशेषतः हरितकी। ये एक सिंगल वनस्पति के ऊपर सर ने एक पुस्तिका लिखी गई है। और जनमानस के लिए भी सर ने एक सामान्य पब्लिक के लिए एक पुस्तक जिसका नाम है आयुर्वेदीय पंचकर्म यांची तोंड ओळख। ये एक मराठी भाषा में एक पुस्तक उपलब्ध है। उसी के साथ यशस्वी चिकित्सा इस पुस्तक का सर ने संपादन किया है, एवं आयुर्वेद दैनंदिनी और अनेक पुस्तकों का सर ने संपादन किया है। आज हम भाग्यशाली हैं कि इतने सालों का रुग्ण अनुभव और हमें आज इस वैक्रांत भस्म इस विषय पर सर मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं विनंती करता हूँ सर को कि सर आप अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर मुझे दिख रहे हैं जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो रसशास्त्र के जो जो भी कल्पों का निर्माण जो भी करते हैं लोग, वो एक तो क्लिनिशियन होने चाहिए, खुद एक प्रैक्टिशनर होने चाहिए, उनका शास्त्रों का अभ्यास अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ही वो जो करने वाले, भस्म बनाने वाले, रसकल्प बनाने वाले, मारण शोधन विधि करने वाले, उनकी जो उसमें सिर्फ रुचि होनी चाहिए, प्रोसेस में उनको उनमें वो काबिल होने चाहिए। ऐसे नहीं, उससे ही पूरा काम नहीं चलता है। अगर वो शास्त्र अभ्यासी हो, अगर वो अच्छे क्लिनिशियन हो, तो उन्हें हर एक प्रोसेस का, उसके उसमें दिए गए जो मारण विधि जो है, उसके सब ऊँटों का अच्छी तरह से उनको ज्ञान होता है, और उसका क्लिनिक में किस तरह से उपयोग किया जाए उनको भली भांति उसका विचार उनके मन में रहता है। तो इसीलिए मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहता हूँ पार्थ काळे का, जो कि एक उत्तम रसशास्त्री भी है और एक क्लिनिशियन भी है और एक शास्त्र अभ्यासी भी है। और इनके द्वारा, ऐसे वैद्यों के द्वारा निर्माण की गई औषधि ही सर्वोत्तम होती है, ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि वो एक खुद एक एक अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं, और जो चाहते हैं कि हमारे पास आए हुए रुग्णों का संप्राप्ति भंग बहुत ही कम कालावधि में हो, इसीलिए हमारी औषधियां जो है वो परिपूर्ण रहे, और इसके लिए वो सदा कार्यरत रहते हैं। तो आगे हम चलेंगे और आज का विषय जो है वैक्रांत के बारे में बात करेंगे। इसकी जो प्रेरणा है वो वैक्रांत भस्म का प्रैक्टिस में उपयोग करने की, वो जैसे कि अभी अपने लेक्चर में वैद्य पार्थ ने कहा था कि ये वैद्य नानल सर जो है उनका एक रेफरेंस और उनका एक लेख और उनके प्रैक्टिस में उनका उपयोग वैक्रांत भस्म का, ये मेरे भी सुनने में आया था, मैंने देखा भी था, और इसी वजह से मैंने मेरे प्रैक्टिस में उपयोग करना उसका शुरू किया है। और मेरे जो गुरु है वैद्य प्रभु सर जी, जो भी खुद एक रसशास्त्र वैशेष्य कल्पना के ही प्राध्यापक रह चुके हैं, और उनकी भी बहुत बड़ी
3 पीढ़ियों की प्रैक्टिस है और उन्हीं के पास से मैं सीखा हूँ। तो जो मेरा जो आज का जो आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ वो सब उनकी ही देन है। और एक रसशास्त्री और क्लिनिशियन ऐसा जो एक मिक्सचर होता है वो कभी भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। ये एक जानना बहुत जरूरी है। आगे जाएंगे। वैक्रांत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। इसकी एक स्टोरी भी बताएगी। इसके स्टोरी में कथा में जो भी कहे गए मुद्दों के बारे में भी अभी जिक्र हुआ। मैं जो समझता हूँ वो ये है कि एक वज्र समान है, रक्तगामित्व है क्योंकि ये रक्त से निर्माण हुआ। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है भेदन। तो वैक्रांत ना कि एक उत्तम हीरक के समान, वज्र समान, रसायन, वृक्ष, रक्तगामित्व रहने वाला द्रव्य जैसा है, वैसे वो भेदन कर्म करने वाला भी है। ये आप ध्यान में रखिए और इससे हम आगे जाएंगे, ये इसको मानते हुए आगे जाएंगे। नेक्स्ट। ये महारस में भी वर्णित है, उपरत्न में भी वर्णित है। इसके जो पहले स्लाइड है प्रेजेंटेशन के, ये थोड़े रिपीटेशन भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा विषय के जो हम प्रस्तुति करते हैं उसमें थोड़े जो मारण विधि वगैरह जिसका जिक्र अभी हुआ उसका थोड़ा रिपीटेशन होगा और बाद में हम जाएंगे हमारी क्लिनिकल गाइडलाइंस पे, देखेंगे, आगे जाएंगे। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा ब्यौरा हमें अभी वैद्य काळे जी ने दिया हुआ है। टूरमेलिन और फ्लोरोस्पार का दोनों का जिक्र होता है और दोनों का उपयोग करते हैं। हमारे प्रैक्टिस में हम फ्लोराइड का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट। टूरमेलिन और फ्लोराइड के केमिकल आइडेंटिटी यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट। वैक्रांत के पर्याय है और इससे हम देख सकते हैं कि ये पर्याय में से भी हमें पता चलता है कि ये किस तरह से हीरक के नाम के ही पर्याय इसको आए हुए हैं, यानी कि जीर्ण वज्रक है, कुवज्रक है, चूर्ण वज्र है। नेक्स्ट। वैक्रांत की निरुक्ति जो है वो जो बताई गई है वो हम ध्यान में रखेंगे। तो वज्रवत सर्व रोगाणाम हरणाय, तो ये वज्रवत सर्व रोगाणाम हरणाय, हीरक के जैसा सर्व रोगों का हरण करने वाला ऐसा ये हीरक। और ये धत्ते विक्रांति यत तस्मात वैक्रांतम इति निर्वचनम, ऐसे उसका कहा गया है कि ये वैक्रांत की तरह सब वैक्रांत हीरक की तरह सब रोगों को नष्ट करने की अनुपम शक्ति रखता है, इसके लिए उसको वैक्रांत कहा जाता है। नेक्स्ट। लोह जैसे बल, लोह का मतलब है बल, वज्र का मतलब भी बल है। विक्रामयति इति धातुनाम बलम प्रदापयति, ये ध्यान में रखना जरूरी है। धातुओं का बल बढ़ाने वाला वैक्रांत है। और धातुओं के बल बढ़ाने वाले और भी द्रव्य हैं, अश्वगंधा से लेके, दुग्ध से लेके, घृत से लेके, बहुत सारे द्रव्यों का हम यहाँ पे हमें याद आएंगे। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जहाँ पे रुग्णों में बहुत सारी व्याधियां ऐसी होती है जिसमें तुरंत बल बढ़ाने की जरूरी रहती है। और ऐसे तुरंत बल बढ़ाना यानी कि शीघ्र 2 घंटे में, कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में अगर आपको बल बढ़ाना है धातुओं का तो कुछ स्पेसिफिक द्रव्य ही सामने आएंगे, जैसे कि सुवर्ण आएगा, हीरक आएगा और उसके साथ में जो आएगा वो है वैक्रांत। सो धातु नाम बलम प्रदापयति शीघ्रम, तो तीव्रता से तुरंत धातुओं को बल प्रदापन करने वाला, ऐसे ध्यान में इसको रखिए। नेक्स्ट। वैक्रांत का स्वरूप स्पष्ट है। नेक्स्ट। इसमें से जो कृष्ण वर्ण वाला या नील वर्ण वाला, मिक्स कलर वाला, ये जो ज्यादा है वो वर्ण वाला ग्राह्य समझा जाता है। नेक्स्ट। वैक्रांत का शोधन जो बताया गया वो आपके सामने है, वो रस तरंगणी वाला जो रेफरेंस है वो आपके सामने है। इसके हम बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। नेक्स्ट। शोधन जिस तरह से करते हैं, वैक्रांत सेंधो सज्जिक्षार पोटली बनाते हैं, फिर नींबू सोरस में या कुलत तपात में,
दोहरा यंत्र विधि से स्वेदन करते हैं। नेक्स्ट, वैक्रांत का मारण किस तरह से किया जाता है वो सामने रखा हुआ है। अब मैं जो वैक्रांत का उपयोग करता हूँ उसका किस तरह से व्यवहारिक शोधन किया जाता है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ इन सब शास्त्रीय रेफरेंसों के बाद। नेक्स्ट, ये व्यवहारिक विधि है। ये जो विधि है वो वैक्रांत चूर्ण लिया जाता है, उलत्थक वात में दोहरा यंत्र विधि से स्वेदन किया जाता है 6 घंटों तक, और बाद में शुद्ध वैक्रांत चूर्ण, समभाग शुद्ध हिंगुल और समभाग शुद्ध गंधक, इनको नींबू सोरस में मर्दन करके उसका अल्प अग्नि से उसका पुट दिया जाता है 3 बार, और उसके बाद में समभाग शुद्ध गंधक नींबू सोरस में मर्दन करके गजपुट दिया जाता है। अभी ये जिक्र हुआ जो काले सर ने कहा कि ये 8 बार करने में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो जब तक उसका रेखा पूर्णत्व नहीं आता तब तक हमारे यहाँ पे जो हम करते हैं वो 20 पुटों तक देते हैं, और तब ये वैक्रांत भस्म इस तरह का मिल जाता है। तो ये थोड़ा कलर भी डिफरेंस आपने देखा होगा। तो इस तरह के तो बनने में विधियों में थोड़े थोड़े फर्क तो रहते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है एक, वो उनके पास से ये बनवाया जाता है, चिन्मय फोंडेकर। तो ये वहां पे जो हमने जो बनाते हैं वो इस विधि से बनाते हैं। तो ये समझ रखिए आप कि ये बार बार पुट देना और पुट की आवश्यकता जब तक हो तब तक ये बनाना, इसकी जरूरत रहती है। और अगर वो पुट जितने दे सके हम उतने दे पाए और वो निश्चंद्र वारितर ऐसे गुणों वाला अगर बन जाए तो ही हम ये गुण अपेक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि वैक्रांतम विक्रमयति धातुनाम बलम प्रदापयति, तो ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहूंगा कि जो भी रसशास्त्र के निर्माण करता वो लोग हैं वो क्लिनिशियन होने चाहिए। उनके खुद के प्रैक्टिस में खुद में बनाई हुई द्रव्यों का वापर उनके खुद के प्रैक्टिस में होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे बनाते जाए और सिर्फ बेचते जाए, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी रहता है इतने सब पुटों तक जाना। नेक्स्ट, अभी हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वैक्रांत भस्म की मात्रा, तो ये मात्रा ग्रंथों में दी हुई है। इससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी हमने प्रयोग किया हुआ है। 5 to 11 या 10 मिलीग्राम तक पर डे ऐसे बताया गया है, लेकिन हमने 100 मिलीग्राम पर डे इतना भी उपयोग किया हुआ है वैक्रांत का। कुछ थोड़े दिनों के लिए, महीने या हफ्तों तक चलाया ऐसे नहीं है। कुछ दिनों के लिए 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक 100 मिलीग्राम पर डे तक की मात्रा भी हमने यूज की हुई। इसका एक प्रश्न किसी ने पूछा था, तो इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अभी आएंगे वैक्रांत के गुण। तो ये गुण के बाद जो श्लोक है वो हम एक बार आपके सामने रखेंगे और उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होता है वो देखेंगे, और आगे जाएंगे इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। आयुष प्रदश्य बलवर्ण करो अतिवृष्या प्रज्ञा प्रदा सकल दोष गदा पारी दीप्ताग्निकृत तरस्वी वैक्रांत कहा खलु वपु बललोहकारी रसायनेशु सर्वेशु पूर्वगण्य प्रतापवान। रसायन करने वाले जो सब गण बताए गए उसमें सबसे अग्र ऐसे वैक्रांत सर्वदोष, ये त्रिदोष नाशक, ऐसे उसकी प्रशस्ति की गई हुई है। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि ये जो एक छोटा सा श्लोक है कि वैक्रांतो वज्र सदृशो देह लोह करो मतः विशोग्नो रसराजश्च ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणु। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब वनस्पतियों का श्लोक पाठ करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े 4-4 लाइन वाले, 8-8 लाइन वाले श्लोक होते हैं। जैसे कि हरितकी का बहुत बड़ा श्लोक है, चरक में दिया हुआ या भाव प्रकाश में दिया हुआ। लेकिन अगर हम याद रखेंगे सिर्फ हरितकी जयद व्याधि तांस तांस कफ वात जान, वाग्भटाचार्य एक ही लाइन में उसका समाप्त कर देते हैं। हरितकी जयद व्याधि तांस तांस कफ वात जान। आप पूरी लिस्ट ना याद में रखेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ वात कफ जन्य विकारों में हरितकी का उपयोग कीजिए। उसी तरह से अगर पिप्पली के बारे में बोला जाए तो कुष्ठ प्रमेय गुलमार्श प्लिया शूल मारुतान, ऐसे याद में रखोगे आप तो पिप्पली का एक लाइन में हो जाता है। वैसे वैक्रांत का भस्म के गुण बहुत सारे लिखे हुए हैं। अगर आप ये सब ध्यान में नहीं आपके रह पाते तो सिर्फ एक ही आप लाइन याद रखो,
और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है विषग्नो रसराजस्य ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत। बस इतना ही ध्यान में रखोगे तो क्लिनिशियन के लिए बहुत ही बेहतर होगा, इतना इनफ भी है। विषग्नो रसराजस्य ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत। ज्वर कुष्ठ और क्षय तीन यहाँ पे व्याधियों का नाम आ गया, और साथ में एक गुण भी आ गया यहाँ पे, और वो है विषग्न। विषग्न प्रॉपर्टी वाला यह रसराजश्च वज्र सदृश्यो देहलो करो मतः, वैक्रांतो वज्र सदृश्यो देहलो करो मतः, विषग्नो रसराजश्च ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत। बस इतना भी हमें याद में रहा तो भी हम प्रैक्टिस में बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बहुत बड़ा श्लोक रस तरंगिणी का। तन महागदाहरा परमश्च मेध्यो बहुयोगवाही, ये जो रेड किया हुआ है ना, ये आप खास करके ध्यान में रखिए, कोशिश कीजिए। देहदाढ़ कराहा वज्र तुल्य ज्वर, या देवी आया देखो, ज्वर कुष्ठ कुष्ठापहम पांडु उदर श्वास कास प्रमेह श्वेतु प्रणुत। तो ये सब देखने के बाद हमें जो पता चलता है वो क्या है। नेक्स्ट गुण यहाँ पे भी आए हुए हैं, और ये रत्न उपरत्न के गुण जो है वो इसमें आया कि रत्न, ये जो एक उपरत्न है, और उनके जो एकत्रित गुण बताया उसमें बताया गया कि रत्नानि से उपरत्नानि चक्षुष्यानि सराणि च। तो ये चक्षुष्य होते हैं विशेष करके, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो जो जितने भी रत्न उपरत्न है वो चक्षुष्य होते हैं, तो इसीलिए वैक्रांत भी चक्षुष्य होगा, ये आप ध्यान में रखिए और इसका उपयोग करने को सीखिए। नेक्स्ट, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है और आप इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए। वैक्रांत के गुण और कर्म क्या है? ये तो एक तो परमश्च मेध्यो, ये बहुत ही अच्छा मेध्य द्रव्य है, साथ में वो अग्निदीपन भी है, अति रसायन है, त्रिदोष नाशक है, और त्रिदोष नाशक अग्नि वर्धक होने के साथ बहुयोगवाही है, वेगप्रद है, तरस्वी है। वेगप्रद यानी बल देने वाला, और वेग से यानी कि ऊर्जा से या त्वरित शीघ्र रिजल्ट देने वाला। विषग्न है, परम त्वच्च है, परमश्च मेद्यो परम त्वच्च, दोनों ध्यान में रखिए, और देहदाढ़्यकर है। इस तरह से आप एक बार एक साथ में, एक नीचे नीचे, हर एक दूसरे के नीचे, अगर आप उसको एक तरह से आप लिख लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखने भी आसानी होती है, और इसका उपयोग आप इसको साथ में ध्यान में रखे हुए कर सकते हैं कि जो जब वैसे कंडीशन आती है कि जब विषग्न द्रव्य चाहिए, त्वच्च द्रव्य चाहिए, और वो अग्निवर्धन भी करने वाला हो, तो तुरंत आपके ध्यान में वैक्रांत आ जाता है। तो स्वर्णमाक्षिक का उपयोग त्वचा विकारों में कब करना चाहिए? कुष्ठ में, जो कि एक बहुत अच्छा परम त्वच्च भी है, जिसको चरक ने भी माना है, चरकाचार्य ने। तो स्वर्णमाक्षिक भी है, लेकिन स्वर्णमाक्षिक इतना भी देहदाढ़्यकर नहीं है जितना वैक्रांत है। तो देहदाढ़्यकर, विषग्न, दोष त्रिदोष नाशक, जैसे कि स्वर्णमाक्षिक कफ पित्त नाशक है, तो वैक्रांत त्रिदोष नाशक है। तो इस तरह से आप उसमें एक तरतम भाव से उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपको एक साथ गुण कर्मों की एक सोच रखनी होगी, और अगर वो आपके सामने है तो सामने वैक्रांत भस्म की रोगग्नता है। तो राजयक्ष्मा में जरा शोष शमनम, विशेषतः ज्वरापहम, विशेषतः सान्निपातिक ज्वरों में इसका उपयोग हमने कैसे किया वो आगे आपके सामने में रखूंगा। कुष्ठापहम, वो तो है ही, परम त्वच्चे वाला है, विषग्न है तो कुष्ठापहम होगा ही। पांडु उदर श्वासकाश प्रमेय श्वेतु, अगर श्वासकाश प्रमेय शोध, ये एक तरह से एक विशिष्ट स्रोतस या विशिष्ट संप्राप्ति रखने वाले, साधर्म्य वाली संप्राप्ति रखने वाले विकार है। पांडु और प्रमेय भी है, पांडु और उदर भी है। तो इन सब में से निकाल के एक अगर इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो इस तरह से। नेक्स्ट, इसका गामित्व जो है वो रसव, रक्तव, उदक और मज्जाव, ऐसे 4 स्रोतों में हम पाते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये रक्तगामी, लोह का मतलब रक्त, ऐसे भी पार्थ सर ने कहा अभी, तो ये लोह कर, देहदाढ़्य कर, लोह के समान धातुओं को बल देने वाला, और साथ में
इन 4 स्रोतों में खास करके इसका उपयोग होता है, रसव, रक्तव, उदक और मज्जाव। अगर इतना भी हम ध्यान में रखेंगे तो भी हमारा एज ए क्लिनिशियन हमारा काम चल जाएगा। अगर हम ये पूरा का पूरा ये सब स्लाइड ध्यान में नहीं रहे तो भी ठीक है, इस तरह से भी आप याद में रखिए, क्योंकि ये हमारे टारगेट स्रोतस है, इसमें हम वक्रांत को टारगेट कर सकते हैं। ये इन स्रोतों में हम बहुयोगवाही, अति रसायन, त्रिदोष नाशक ऐसे सोच के उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ साथ में हमें कोई व्हीकल देना होगा, अनुपान देना होगा, साथ में कोई और द्रव्य जोड़ने होंगे जिससे ये वैक्रांत का गामित्व सुकर और सुचारू रूप से हो। और ये आपकी विशेषता है, ये आपका युक्ति जिसे हम कहते हैं वो वाली बात आ गई। वैद्य युक्ति का प्रयोग करके इस तरह से हर एक स्रोत में गामित्व वाली बात कर सकता है, गामित्व वैक्रांत को दे सकता है। नेक्स्ट, इसके आमयिक प्रयोग में ये दोनों योगों का जिक्र हुआ था, लेकिन आपके सामने मैं फिर से रख रहा हूँ। वैक्रांत भस्म के बाद उसका वर्णन करने के बाद रस तरंगिणी में 2 प्रकार के योग आए हुए हैं, और इसमें जो कहे गए साथ में उपयोग करने वाले भस्म, अभी बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि भस्म अकेला भी काम करता है और भस्म के साथ जोड़ी भी होती है। जैसे कि एक दूसरे के साथ साथ में काम करे तो बहुत अच्छा काम मिलता है। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो जसद भस्म जो है वो स्वर्णमाक्षिक के साथ जाएगा, के साथ में जाता है, या प्रवाल और स्वर्णमाक्षिक साथ में जाते हैं, या वंग और नाग साथ में जाते हैं। तो इस तरह से हम कल्पों में देखते हैं कि कुछ जो भस्म है वो दूसरे भस्म के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं और वैसी जोड़ी रहती है। जैसे कि हम देखेंगे अगर, तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है महेशु धात्री निशा। तो धात्री और निशा दोनों साथ में प्रमेय, उत्तम प्रमेय है। और धात्री और खदीर अगर साथ में आए तो उत्तम श्वित रहर है। तो इस तरह से हम एक जोड़ी बना लेते हैं। वैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वैक्रांत भस्म किस भस्म के साथ ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, तो ये अभ्रक भस्म के साथ स्पेसिफिक वाद्यों में बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि रसायनम इदम बल्यम वृश्यम वर्णश्य ब्रूहणम। तो वैक्रांत, अभ्रक और पारद उनको साथ में मिला के उनका एक कल्प बनाने को कहा गया है यहाँ पे। और उसका वो शाल्मली मूल स्वरस की भावना देके इसका जो उपयोग करेंगे वो इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारे व्याधियों में, और जिन व्याधियों में अन्य भेषज से उपयोग नहीं हुआ उसमें इसका जरूर उपयोग हुआ, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें ग्रंथकर्ता देते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो आगे का जो है ये भी कहा गया है कि जिसमें वैक्रांत भस्म, स्वर्ण भस्म, रस सिंदूर, इन दोनों को सबको मिला के और बाद में इसका कल्प बनाया गया, और इसको मरीच और पिप्पली के साथ 125 मिलीग्राम इतनी मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप देखिए इसके आमयिक प्रयोगों में सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रयोग है, क्योंकि वैक्रांत जैसे अभ्रक के साथ उत्तम काम करता है वैसे स्वर्ण के साथ भी करता है। और ये जो स्पेसिफिक योग है वैक्रांत, स्वर्ण, पिप्पली और विडंग, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए ही, क्योंकि इसका उपयोग क्लिनिक में बहुत अच्छा होने वाला है आपको। और इसका उपयोग बहुत ज्यादा जिसमें होता है उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। यक्ष्माणम पांडु गुदजम श्वासम कासामयम दुष्टाम च ग्रहणीपुरा क्षतमुखान। तो राजयक्ष्मा, पांडु रोग, अर्श, बगंदर, श्वास का संग्रहणी अक्षत, इन सब व्याधियों की लिस्ट दी गई। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग ये रक्तव स्रोतस पे, खास करके लुकेमिया के जो पेशेंट आते हैं उनमें यह मिश्रण का उपयोग आप जरूर ध्यान में रख के कीजिए। ये इनका उपयोग, इस मिश्रण का उपयोग कैंसर के पेशेंट्स में बहुत अच्छी तरह से होता है। और इस तरह के जो इसके जो बताए गए राजयक्ष्मा और भी जैसे संग्रहणी उरक्षत, तो जो भी पेशेंट जिनको एब्डोमिनल कैंसर के जो पेशेंट है, जिनको अन्नव स्रोतस के जो अर्बुद के पेशेंट है उनमें इसका उपयोग होगा। और रक्तव स्रोतस के जो कैंसर से उसमें इस मिश्रण का उपयोग अच्छी तरह से होता है पिप्पली और विडंग चूर्ण के कारण। पिप्पली और विडंग चूर्ण जो है ये दोनों भी रसायन है। विडंग रसायन के बारे में भी अष्टांग संग्रह बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, पिप्पली भी सर्वोत्तम रसायन है। तो इनका उपयोग आप वैक्रांत, सुवर्ण भस्म और पिप्पली विडंग इसके साथ में जरूर कीजिए। ये क्लिनिक में देने जैसा ये योग है।
तुरंत बना के, इसमें भावना देने की भी जरूरत नहीं है। वैक्रांत भस्म सवर्ण भस्म एकत्र कीजिए और उसको साथ में पिप्पली और विडंगी के साथ दे दीजिए पुड़िया बना के। और ये रसायन काल में जब पेशेंट सुबह में उठता है तो सुबह भी उसको बिना कुछ खाए पिए ये साथ में घृत के साथ आप जरूर दीजिए। अनुपान में घृत का बताया तो कल्याण घृत जैसा है इसका अनुपान, या फिर पंचगव्य घृत के साथ आप जिस स्रोतस में इसका काम करवाना चाहते हो उसका जैसा अनुपान आप सिलेक्ट कीजिए और इस योग को उपयोग कीजिए। इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट, ये भी है कि इसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन पारद भस्म अभ्रक, ये भी फिर से वही आ गया, वैक्रांत और अभ्रक का उपयोग। नेक्स्ट, हाँ अभी हम जाएंगे हमारे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस में, यूटिलिटी में वैक्रांत का उपयोग किस तरह से होता है वो देखेंगे आगे जाके। तो इसमें सान्निपातिक ज्वर जो है, मैंने कोविड-19 जो आया था और तब जो मैंने लेक्चर लिए थे उसमें उसमें मैंने तब कोविड के दौरान 2 लेक्चर लिए हुए थे प्रैक्टिशनर्स के लिए, और उसमें ये वैक्रांत भस्म का और मैंने जो उपयोग में लाए हुए थे योगों का जिक्र किया था उसमें, और किस तरह से अवस्थाओं का के अनुसार उसमें उसमें कॉम्बिनेशंस में चेंजेस करने चाहिए, इनका भी हमने वहां पे सोचा था। तो सान्निपातिक ज्वर जो है वो इस तरह से बताया गया है हमें, और उसमें तीनों दोषों के लक्षण रहते हैं, और उसमें कभी दाह बढ़ता है, कभी ठंडी लगती है, कभी निद्रा आती है, कभी जागरण होता है। इस तरह से परस्पर विरोधी लक्षण दिखते हैं, ये संधिपातिक ज्वर का वैशिष्ट्य है। और इसमें कुछ अलग सी जैसे बताया गया है कि जैसे गीत नर्तन हास्यादि विकृतेहा प्रवर्तनम, यानी कि पेशेंट को गाना नाचना ऐसा कुछ विकृत चीजें करने जैसी उसकी इच्छा हो जाती है, और अंगमर्द रहता है। बाद में रक्त पित्त और कफ ये श्लेष्मा से बाहर आ जाते हैं श्लेष्मा के साथ, और कोठ और मंडल आ जाते हैं शरीर पे। इस तरह के लक्षण बताए गए। इसमें से एक जो सान्निपातिक ज्वर है जिसका हमने खास करके तब उल्लेख किया था कोविड-19 के समय, और वो है, नेक्स्ट जाएंगे आगे जाएंगे। नेक्स्ट, अभिन्यास ज्वर। यह एक वंगसन ने कहा है अभिन्यास ज्वर के बारे में, और ये अभिन्यास ज्वर के जो लक्षण है, इसके पहले जाएंगे। अभिन्यास ज्वर, आप आगे की स्लाइड दिखा रहे हो? नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाइए प्लीज। हाँ, अभिन्यास ज्वर, ये जो ज्वर है इसके जो लक्षण बताए गए हैं ना, ये पूरे के पूरे आप कोविड-19 के समय में जो ज्वर और उसके जो लक्षण दिखते थे वो इसमें ही ज्यादा से ज्यादा मौजूद है, ऐसा आप देख सकते हो। और उसमें जो बताया गया, देखिए आप, त्रयश्च कुपिता दोषा उरस्त्रोतो अनुगाह भृशम आमा विबद्धा ग्रथिता बुद्धि इंद्रियो मनो अनुगाह। बहुत ही सुंदर बताया उन्होंने कि तीनों दोष प्रकुपित होके उरस स्थान में स्त्रोतसों का आश्रय करके सामस्थ्यान ग्रथित, देखो तीनों कैसे वर्णन किया है, सामस्थ्यान गतित आमा विबद्धा ग्रथिता, इस तरह से ये दोष उरस स्थान में स्थित होके बुद्धि इंद्रिय और मन को विकृत करते हैं। और इसमें कहा गया है क्या, कि इसको एक नाम भी दिया गया है, वो है हत ओजस। निद्रोपेतो अभिन्यासम क्षिप्रम विद्यात हत ओजसम, यानी कि जब ये जो अभिन्यास ज्वर जो है उसे हत ओजस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओज नष्ट होता है। और इसमें अगर व्याधि में बहुत निद्रा आने लगी तो ये अरिष्ट लक्षण समझना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। और इसमें ये जो लक्षण बताया गया कि जिसमें संज्ञा नष्ट हो जाती है, नष्ट चेष्टो न कांक्षते, प्रस्तब्ध गात्र, ऐसे कहा गया, प्रस्तब्ध गात्र होना, या अवाग्मी यानी कि बिल्कुल शब्द न उमटना, शब्द न आना कंठ में से, ये सब जो लक्षण है प्रस्तब्ध गात्र
तो अवाग्मी नष्ट चेष्टो न कांक्षते, ये सब कोविड के पेशेंट में हमने देखे ये लक्षण, और इसीलिए अभिन्यास ज्वर के साथ हमने इसकी तुलना की थी, और इस ज्वर को हत ओजस कहते हैं। और इस ज्वर में वैक्रांत भस्म का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हुआ था। इसके जो मिश्रण है जो हमने तब कहे थे उसको आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि वैक्रांत जो है वो वज्र समान है, ज्वरनाशक है, सान्निपातिक ज्वर नाशक है, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है। मैंने कहा था आपको कि आप गुण कर्मों की एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बना के वो आपके ध्यान में रखिए, और वो लिस्ट में जो शब्द है उस तरह से आप उसको क्लिनिकली उपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें त्रैलोक्य चिंतामणि, वैक्रांत, अभ्रक जसद और रस सिंदूर या समीर पंदक अवस्था को देख के 64 पिप्पली के साथ इस तरह का मिश्रण हमने उपयोग में लाया था, और इसका उपयोग कोविड-19 के समय में बहुत अच्छी तरह से हुआ। और त्रैलोक्य चिंतामणि की जगह पे श्वास का चिंतामणि या त्रैलोक्य चिंतामणि आप उपयोग में ना लाए तो भी वैक्रांत, अभ्रक, जसद का, इन 3 भस्मों का उपयोग माइल्ड कोविड के रुग्णों में भी बहुत अच्छी तरह से दिखने को मिला था। तो वैक्रांत, अभ्रक, जसद, रस सिंदूर के साथ पिप्पली, वचा, हरिद्रा, सितोपलादी, या फिर वैक्रांत, अभ्रक, जसद के साथ श्वास का चिंतामणि, इस तरह का उपयोग हमने अवस्था देखकर तभी किया था। साथ में कभी ज्वर हो तो वैक्रांत एक उत्तम ज्वरनाशक, जैसे मैंने कहा, तो वैक्रांत के साथ सुवर्ण सूक्षेकर का उपयोग भी ज्वर की अवस्था में अच्छी तरह से किया हुआ था। तो कास, कफ, दृष्टिवन, दौर्बल्य, गंधनाश, अरुचि, अल्पज्वर, ऐसे लक्षणों में इस मिश्रण का उपयोग हुआ था। अवश्य भावी, ये सब अवस्थाओं में जब हमने उपयोग किया, जैसे सुवर्ण सूक्षेकर, महालक्ष्मी विलास रस, श्वास का चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, इन सब के साथ में हमने वैक्रांत का जरूर उपयोग किया है कोविड-19 में। तो इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से दिखा था। नेक्स्ट, अब बात है तो प्राणवायु स्रोतस की, और आईएलडी जैसे केसेस जब आते हैं, ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज पेरेंकाइमल लंग डिसीज, और जिसमें इंटरस्टिशियम जो होता है विच इज लेस लाइक नेटवर्क ऑफ टिश्यूज दैट एक्सटेंड्स टुवर्ड द बोथ लंग्स, जो होता है पूरे हमारे फुफ्फुस में फैला हुआ है, जो कि फुफ्फुस का एक तरह से कोष्ठ है, और उसमें जो एयर सैक्स एल्वेओलाई मौजूद है, और टाइनी ब्लड वेसल्स ट्रेवल थ्रू दिस इंटरस्टिशियम। तो ये ब्लड वेसल्स वो एल्वेओलाई की तरफ इंटरस्टिशियम से जाते हैं। तो एक तरह का ये स्पॉन्जियस स्ट्रक्चर है, और अगर उसमें उसमें अगर डिफ्यूज पैरेंकाइमल लंग डिसीज हो गया, यानी कि वो पैरेंकाइमा अगर बदल गया, तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होता है। नेक्स्ट, उसमें क्या होता है, द आईएलडी, ऑल फॉर्म्स ऑफ आईएलडी कॉजेस थिकनिंग ऑफ द इंटरस्टिशियम। तो इसमें मृदुता और स्निग्धता से परुषता और कठिनता तक ये कफ का स्थान है। उरस स्थान ये कफ का स्थान है, और कफ का स्थान ये जानबूझकर है क्योंकि यहाँ पे वो स्निग्धता और श्लक्षणता, मृदुता, ये सब वहाँ पे मेंटेन की जाती है, क्योंकि ये वायु के आवागमन का भी स्थान है। तो ये दोनों जो दोष है एक दूसरे को बैलेंस करते हुए रहते हैं। लेकिन अगर ये परुषता और कठिनता आ गई तो इसमें इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग और एडेमा जैसे वहाँ पे घटनाएं घटती है, और ये इसकी वजह से धीरे धीरे थिकनिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट, और इसमें वैक्रांत, अभ्रक, शुंग, सितोपलादी, इसका उपयोग हम घृत के साथ करेंगे। तो वैक्रांत एक तरह से रक्तगामित्व रखने वाला, और हमें पता है कि रक्तस्य फेन प्रभावात फुफ्फुसो, तो ये रक्त के फेन प्रभाव से फुफ्फुस बनते हैं। तो रक्त धातु गामित्व ऐसा द्रव्य होना चाहिए जो कि उत्तम देहदार्ढ्य करे, ऐसा भी होना चाहिए, जो बल दे तुरंत, ऐसा भी होना चाहिए। साथ में वो थिकनिंग कम करने वाला भी होना चाहिए, यानी कि वो एक तरह से भेदन लेखन करने वाला, साथ में बल देने वाला, श्वास का स्नाशक, ऐसा द्रव्य हम देखेंगे तो वो वैक्रांत है। इसके लिए वैक्रांत, अभ्रक, शुंग, इसके साथ में सितोपलादी का उपयोग हम करेंगे। इसके साथ में अगर आप सुवर्ण देना चाहते हो तो भी आप जरूर दे सकते हो। इसके साथ में अगर आप सुवर्ण मालिनी वसंत का भी उपयोग करना चाहते हो तो जरूर दे सकते हो। नेक्स्ट, ब्रोंकिक्टासिस भी ऐसा ही एक व्याधि है जिसमें परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इसे हम व्यास कहेंगे, जिसमें व्यास हो जाता है, और इसके लिए इसमें हम वैक्रांत का भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट,
वैक्रांत श्रृंग तालिसादी चूर्ण अनुपान कंटकारी अवलय, इसमें प्रभुत मात्रा में कफ भी रहता है, श्वास नलिकाओं का व्यास तो हो जाता है लेकिन बहुत कफ संचित हो जाता है, और इसीलिए इसमें कफग्न और साथ में अग्निदीपक ब्रूहण ऐसी चिकित्सा करना जरूरी रहता है। जैसे कहा भी गया है कि क्षयज और शतज कास में ब्रूहणम दीपनम च अग्ने स्रोतसाम च विशोधनम व्यत्यास क्षय काशीभ्यो बल्यम सर्वम प्रशस्यते। जो हम उपयोग में द्रव्य लाना चाहेंगे ऐसे आईएलडी या ब्रोंकिक्टेसिस जैसे बीमारियों में, व्याधियों में, तो उसमें क्षतज क्षयज कास की जो चिकित्सा सूत्र है वही उपयोग में लाने चाहिए हमें। तो उसमें ब्रूहणम दीपनम च अग्नि स्रोतसाम च विशोधनम, जो द्रव्य है वो ब्रूहण होना चाहिए, अग्निदीपक होना चाहिए, स्रोतसों का शोधन करने वाला भी होना चाहिए, और बल्यम सर्वम प्रशस्यते, वो बल्य भी होना चाहिए, और इसका व्यत्यासात उपयोग करना चाहिए। कभी आप ब्रूहण दे दो, कभी दीपन दे दो, साथ में कभी कभी स्रोतसों का विशोधन करो, लेकिन ये सब क्रियाएं अगर साथ में आप चाहते हो तो अब वैक्रांत के जैसा कोई द्रव्य नहीं है। वैक्रांत भी है और ऐसा ही काम करने वाला एक और विकल्प है जिसे हम स्वर्णमालिनी वसंत कहते हैं। तो ये स्वर्णमालिनी वसंत के साथ वैक्रांत या सिर्फ वैक्रांत श्रृंग तालिसादी चूर्ण, ये तालिसादी चूर्ण इसलिए क्योंकि ये बहु कफ जमा हुआ रहता है, तो इसीलिए कंटकारी अवलय के साथ इसका उपयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। तो कफ का अच्छी तरह से जमा हुआ विकृत कफ भी निकल आता है बाहर, और साथ में बल्य कर्म भी एक बाजू में होते रहता है। तो वैक्रांत श्रृंग तालिसादी इनका उपयोग हमें करना चाहिए। श्रृंग कफ शोषक है, तालिसादी चूर्ण के साथ कफ की मात्रा वो कम करेगा, कफ को बाहर निकालेगा भी। दोनों काम श्रृंग और तालिसादी के साथ में हमें देखने को मिलता है, और बल्य काम वैक्रांत करेगा, इसलिए इसका उपयोग हम ब्रोंकिक्टेसिस में करते हैं। नेक्स्ट, कुष्ठ की जीर्णावस्था में मैंने कहा था आपको कि आप ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत, ये ध्यान में रखिए सिर्फ बस, विषग्नो रसराजश्च ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत। तो कुष्ठ की जीर्णावस्था में भी आप वैक्रांत का उपयोग कर सकते हैं। सोरासिस के जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं 7-7, 8-8 वर्ष, 10 सालों के बाद भी उनका ठीक नहीं होता, ऐसे लोग आते हैं। तो इसमें हमें आप देखेंगे तो इसका उपयोग जरूर कर पाएंगे कुष्ठ की जीर्णावस्था में। वैक्रांत मैंने अभी जिक्र किया था, वैक्रांत और स्वर्णमाक्षिक भस्म और कुष्ठहर मिश्रण। कुष्ठहर मिश्रण कोई नाविन्यपूर्ण चीज नहीं है। आपके साथ क्लिनिक में जो भी कुष्ठहर मिश्रण आप उपयोग करते हो, या उसी अवस्था में अगर आप सोचते हो कि इसमें सारिवा मंजिष्ठा धमासा अमल की जैसा पित्त शामक योग देना चाहिए जो कुष्ठहर है, या अगर आप चाहते हो कि खदीर विडंग पिप्पली दारू हरिद्रा जैसा कफहर कुष्ठग्न योग देना चाहते हो, तो वो आप जैसा चाहते हो, जैसी अवस्था में आप देखते हो पेशेंट, या आपके क्लिनिक में जो भी हो कुष्ठहर मिश्रण, तो उसके साथ आप वैक्रांत और स्वर्णमाक्षिक को जोड़ दीजिए। वैक्रांत की 10 मिलीग्राम मात्रा, स्वर्णमाक्षिक 125 मिलीग्राम, और 2 ग्राम या 5 ग्राम कुष्ठहर मिश्रण इसके साथ में आप दीजिए। ये एक पुड़ी का मिश्रण है, तो एक पुड़ी में आप इस तरह से मिश्रण आप करके इसके दिन में 2 बार इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग महातिक्त घृत के साथ अगर आप करेंगे तो जीर्ण अवस्था के कुष्ठ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, स्क्लेरोडर्मा एक बहुत ही ऐसी बीमारी है कि जिसकी पूरी समस्या का हल आज तक नहीं हुआ, ऐसी ये बीमारी है। और इसमें कुष्ठ तो है ही है, लेकिन बहुत ही वात प्रधान, रोक्ष और शरीर की सब धातुओं का बल कम करने वाला ऐसा ये स्क्लेरोडर्मा है, जिसमें इट अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यूज और इट ऑकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम्स, जो कि एक ऑटोइम्यून तरह का एक विकार है, और जिसमें हमारी पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट हो जाती है, और इसके कारण फाइब्रोसिस, थिकनिंग, स्कारिंग ऑफ द टिश्यूज, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ द टिश्यूज, ऐसी घटनाएं उसमें घटती है। नेक्स्ट, तो इसमें बल्य चिकित्सा करनी होती है। श्रीफलाजी चूर्णकर का करके एक योग आया हुआ है, वैद्य एन.डी. देशपांडे, इनका एक ये बहुत अच्छी किताब है यशस्वी औषधि, इसमें इसका जिक्र आया हुआ है श्रीफलादी चूर्ण, जो एक बल्य मिश्रण है, और इसमें सारिवा जैसा एक उत्तम रक्तगामी द्रव्य को अगर मिला देंगे तो वैक्रांत और जसद भस्म के साथ स्क्लेरोडर्मा में इसका उपयोग अच्छी तरह से होता है, क्योंकि ये विषग्न द्रव्य है, देहदाढ़्यकर है, परम त्वच्छ है,
और क्या है, यह जो मिश्रण है स्क्लेरोडर्मा, ये डिसीज जो है, एक तरह से आपको कुष्ठ और राजयक्ष्मा को के संप्राप्ति के साथ में विचार करेंगे इस तरह का आपको मिलता है। और शरीर के बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हमारे अंग है, अवयव है, उनके ऊपर ये आघात करने वाला विकार है स्क्लेरोडर्मा, लेकिन उतना ही जीर्ण भी है। तो इसमें वैक्रांत और जसत भस्म का उपयोग हम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक स्क्लेरोडर्मा में ही ये दिखने वाला या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में की बहुत आगे जाने वाली जो अवस्था है, जो जीर्ण अवस्था में या तीव्र अवस्था में दिखता है, वो है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना में क्या होता है, स्मॉल आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है, एंड उसके कारण जो ब्लड सप्लाई वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता, और दिस लिमिट्स द ब्लड फ्लो, अफेक्ट्स द एरियाज व्हिच इज कॉल्ड वैसोस्पैज्म। और ये वेनॉस फिनोमिना ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा पाया जाता है इन स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स में या बाकी आरए के पेशेंट्स में भी। और इसके लिए ये फिंगर्स और टोज में दिखाई देता है, और इसमें कोल्ड टेम्परेचर और स्ट्रेस से ये बढ़ता है और नमनेस आ जाती है, और पूरी सर्कुलेशन ही पूरी इसकी इतनी देर खत्म हो जाती है कि इसके जो अगर उंगलियों पे अगर आप हाथ रखेंगे पेशेंट के, तो आप बर्फ के ऊपर हाथ रख रहे हो, इतना ठंडा महसूस आप वहां पे करते हो, इतना ये शीत वहां पे गुण बढ़ जाता है, और पूरा का पूरा रक्त संवहन वहां पे रुक जाता है। अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं लिया जाए तो इसमें गैंग्रीन भी हो सकता है। तो इसीलिए ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना में तो एक महत्वपूर्ण दवाई है, वो है स्वर्ण मकर ध्वज या महायोगराज गुग्गुल। तो स्वर्ण मकर ध्वज जो है वो वैक्रांत भस्म के साथ, मैंने कहा था कि वैक्रांत भस्म एक उत्तम रक्त व स्रोतोगामी द्रव्य है और भेदन भी है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो इसीलिए ये स्वर्ण मकर ध्वज के साथ में वैक्रांत का उपयोग रेनॉल्ड्स फिनोमिना में बहुत अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़ाने के लिए, इसको कहा गया तरस्वी यानी वेगप्रद यानी आशुकारी काम करने वाला, देह को दृढ़ करने वाला, रक्तगामी, विषग्न, ऐसा ये द्रव्य है, परम त्वच्च है। और इसीलिए ये एक्सट्रीमिटीज पे, उंगलियों पे जहाँ पे रक्त संवहन रुक गया है वहां पे तुरंत काम करता है। इस मिश्रण से 2 या 3 दिन में इसमें बहुत ज्यादा शूल भी रहता है। शूल और बाधिर्य इसके बहुत प्रधान लक्षण है, और वो तुरंत कम हो जाते हैं 2 या 3 दिन में। तो इसका उपयोग आप जरूर करके देखिए। नेक्स्ट, कैंसर में भी मैंने कहा था कि सुवर्ण भस्म और वैक्रांत भस्म का एक तरह से उपयोग आप कीजिए, और साथ में पिप्पली, हरिद्रा या विडंग का उपयोग कीजिए। मैं पिप्पली और हरिद्रा का उपयोग करता हूँ, और रक्त और मज्जावल स्रोतस में वैक्रांत का और सुवर्ण भस्म के साथ उपयोग होता है। मेरे प्रैक्टिस में मैं ऐसे भस्मों का उपयोग करता हूँ जो ज्यादा कॉस्टली नहीं है। हीरक के समान, जो वज्र समान, जो हीरक के समान जो बताया गया वो वैक्रांत, जो थोड़ा हीरक से उसका मूल्य हीरक के जैसा नहीं है, लेकिन क्लिनिक में वो अमूल्य है। ऐसा ये वैक्रांत भस्म आप हीरक की जगह पे यूज कर सकते हो, और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे हीरक के जैसे ही। इसके लिए आपका प्रिस्क्रिप्शन कॉस्टली नहीं होगा, और आप उसको बिंदास उपयोग कर सकते हो, ऐसा ये भस्म है। तो वैक्रांत और सुवर्ण के साथ या वैक्रांत और जसत के साथ आप इसका उपयोग जरूर करें। वैक्रांत और सुवर्ण के साथ जसत भी आप मिला दे तो रक्त और मज्जावह में इसका उपयोग होगा। और साथ में अभी यहीं पे बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि रत्न विशेषतः चक्षुष्य है, तो इसीलिए वैक्रांत, सुवर्ण और जसत, ये 3 भस्मों का एकत्रीकरण आपको उपयोग में आएगा नेत्र के ऐसे दुर्धर और जटिल व्याधियों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा दवाइयों का असर नहीं होता। ऐसे जो रेटिना के या ऑप्टिक नर्व के जो व्याधि आपके सामने आएंगे, पेशेंट्स वैसे आएंगे, तब इसके बारे में जरूर सोचना, वैक्रांत और जसद और सुवर्ण भस्म के बारे में। नेक्स्ट, अतत्वाभिनिवेश, ये जो है एक व्याधि ऐसा है जिसमें मलिन आहार के कारण एक तरह से अतत्वाभिनिवेश हो जाता है। और इसमें कहा भी गया है कि हृदय सम उपाश्रित्य मनोबुद्धिवाह सिरा, मनोबुद्धिवाह सिरा में प्रकोपित दोष आ जाते हैं, और रजो मोहावृत्त मन भी रहता है,
रजत तमो मानस दोष बढ़ जाते हैं, और प्रकोपित दोष जो है वो शारीरिक दोष है। आक्रांत कहाँ पे होते हैं? हृदय और मनोबुद्धि व सिरा, और उसके कारण जो है वो विषमा कुरुते बुद्धि नित्य नित्य हिताहिते। जो हित अहित है, जो जो हित क्या है और अहित क्या है, उसमें बुद्धि विषमा कुरुते बुद्धि, बुद्धि का विषम निर्णय हो जाता है। जो निर्णय करती है वो बुद्धि है, निश्चयात्मिका सा बुद्धि, तो वो निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि, और इसीलिए अतत्वाभिनिवेश हो जाता है। जो नहीं है वो सही मायने में सच है ऐसे पेशेंट को लगने लगता है, वो अतत्वाभिनिवेश है। नेक्स्ट आगे जाएंगे। उन्माद में क्या होता है? ऑलरेडी पेशेंट का अल्पसत्व मन रहता है, और प्रकृति दोष जो है वो श्रोताओं से अधिष्ठा है मनोवाहनी प्रमोहंती आशु नरस्य चेता। तो ये मनोवह स्रोतस में आश्रित हो जाते हैं अल्पसत्व मन वाले रुग्ण में। नेक्स्ट, अपस्मार में क्या हो जाता है? संज्ञाव स्रोतसेषु दोष व्याप्तेषु मानवा, संज्ञा व स्रोतस में दोष व्याप्त हो जाते हैं। ये सब संप्राप्ति मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें एक प्रकार की समानता है कि संज्ञा व स्रोतस का उल्लेख हुआ, यहाँ पे मन का उल्लेख हुआ, रजतमय ऐसे मानसिक दोषों का उल्लेख हुआ, और सिर्फ उनका ही नहीं, ये मनोकायिक यानी मनोशारीरिक व्याधि हम मानते हैं, इसीलिए त्रिदोषों के बिना भी ये व्याधि नहीं होते। और मलिन आहारशील से ये बार बार यहाँ पे आ जाता है, तो इसके ऐसे हेतु का वर्णन यहाँ पे आ जाता है। तो मलिन आहारशील से यानी कि मलिन आहार खाने से ये या मल ज्यादा बढ़ाने वाले आहार खाने से यह रोग हो जाते हैं, व्याधि बनती है शरीर में। तो नेक्स्ट, तो यह जो दोष, यह जो व्याधि है, जो प्राणायतन में पहुंच के इस तरह का एक तरह का बना देते हैं शरीर में और मन में, संज्ञा व स्रोतस में उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश। इन सब के बैकग्राउंड में हम विचार करेंगे ऑटिज्म का। और ऑटिज्म भी ऐसे ही एक बच्चों का व्याधि है जिसमें हम पाते हैं कि ये बिहेवियरल एक प्रॉब्लम है, जिसमें अल्टर्ड कॉग्निशन होता है, और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, और द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अमंग द ऑटिस्टिक पीपल varies widely extending from profound impairment to superior levels। इस तरह का ऑटिज्म में हमें पिक्चर मिल जाता है। और इसमें एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी के साथ भी ऑटिज्म होता है। अब ऑटिज्म के बारे में मैं ज्यादा आपको बताना नहीं चाहूंगा, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। लेकिन इन सब में उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, इनकी संप्राप्ति में जो भी घटनाएं घटती है उनका एक तरह से हमें ध्यान रखना होता है। तो ऑटिज्म में आगे जाएंगे। ऑटिज्म के साथ दूसरी भी एक विकृति है, नेक्स्ट, वो है एडीएचडी। और एडीएचडी के भी पेशेंट पाए जाते हैं, और इसमें जो 3 मेन फीचर्स दिखते हैं उसमें इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। तो ये तीनों में हम उदान की विकृति या फिर साधक पित्त की विकृति भी हम देख पाते हैं, जिसमें अभिप्रेतार्थ साधना यानी कि जो अभिप्रेत अर्थ है इंद्रियों को, वो पूरी तरह से बुद्धि नहीं दे पाती मन को। इसकी वजह से ये एडीएचडी जैसे विकार हो जाते हैं, या फिर ऑटिज्म जैसे विकार हो जाते हैं, जिसमें संज्ञा व स्रोतस मन जो अल्पसत्व वाला हो, या रजतम से आवृत्त हो, या त्रिदोष प्रकोप होके इस तरह से अग्निमांद्य होके ये संप्राप्ति घटी हो, जिसमें मेधाग्नि की विकृति होना, अग्नि की विकृति होना, उदान की विकृति होना, और साधक पित्त की विकृति, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। और कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये शारीरिक दोषों की वजह से, बार बार यहाँ पे जिक्र चरक सुश्रुत वाग्भट करते हैं कि सिर्फ ये मानसिक दोष नहीं है, ये वात पित्त कफ के दोषों की वजह से भी होते हैं, अग्निमांद्य से भी होते हैं। और इसीलिए इन सबको साथ में रखते हुए अगर हम सोचेंगे, और ऐसे जो बालक जब आते हैं हमारे पास, तब हम कौन सा उपयोग करेंगे, कौन सी दवाइयों का उपयोग करेंगे, ऐसे मन में सोचते हैं, तो पहले नाम हमारा सामने आता है वो है अभ्रक का।
लेकिन उसके पहले हम जरूर वैक्रांत का उपयोग करेंगे आज से, ऐसे मुझे लग रहा है, मेरे प्रैक्टिस में मैं करता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को देने के लिए सबसे सेफ ऐसा भस्म है। 5 to 10 मिलीग्राम इतनी मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक परम मेध्य है, यह परम मेध्य ऐसा है, इसके लिए इसका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से वैक्रांत ब्राह्मी वचा गोरखमुंडी यष्टि मधु, इस तरह से मानस विकारों में वैक्रांत भस्मों का उपयोग छोटे बच्चों में अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, एडीएचडी और ऑटिज्म के रुग्णों में। आगे जाएंगे नेक्स्ट, मदमूर्छा संन्यास, इसकी एक केस आपके सामने में रखूंगा और इसका आज के लेक्चर का हम समापन करेंगे। मदमूर्छा और संन्यास एक तरह से उत्तरोत्तर बलवत्तर है और मनोविभ्रम करने वाली अवस्था मद है। और मदमूर्छा संन्यास जैसे कहा है चरक सूत्र 24 में, ये एक मलिन आहारशील से रोज रजो मोह आवृत्तान मना, इस तरह से इसका बताया गया कि कारण है। और मलिन आचार वाले व्यक्ति रजतम दोष मन को, उनके व्यक्ति के रजतम दोष मन को आक्रांत करते हैं और वात पित्त कफ को दूषित कर रक्त व रस और संज्ञा व, यहाँ पे 3 स्रोतों का जिक्र किया गया है, रक्त व रस और संज्ञा व, और 3 स्रोतों में अवरोध कर मदमूर्छा संन्यास व्याधियों की निर्मित होती है। और ये कहते हैं वो कि पृथक पृथक समझता, यानी कि ये 3 दोष जो है या ये जो स्रोतस है, एक तो साथ में विकृत होंगे या पृथक पृथक होंगे, यानी कि अकेला रक्त वह भी विकृत हो सकता है, अकेला संज्ञा वह भी हो सकता है। तो हम देखेंगे इसका किस तरह से संप्राप्ति में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि पृथक का हम अगर उपयोग करेंगे इस शब्द का, तो रसव मद का रसव का मद विकार है, मूर्छा यह रक्त वह का है, और संज्ञा वह का है। तो इस तरह से ये मदमूर्छा संन्यास की संप्राप्ति है। और इसमें संज्ञानाश जो मूर्छा का प्रत्यात्म लक्षण है, और अगर ये 2.5 मिनट से ज्यादा कुछ घंटों तक अगर ये रहा तो ये संन्यास में हो जाना चाहिए, उसका पेशेंट का डायग्नोसिस हमें करना चाहिए। और ये कहा भी गया है कि दोषेषु मदमूर्छा या कृत वेगेशु देही नाम, यानी कि मदमूर्छा ग्रस्त जो रोगी है वो बिना औषध के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्वयमेव उपशाम्यति, दोषेषु मदमूर्छायाम कृत वेगेशु देही नाम स्वयमेव उपशाम्यति संन्यासो न औषधो बिना, यानी कि संन्यास जो है वो औषध के बिना ठीक नहीं हो सकता और उसके लिए तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे हमें बताया गया है। तो एक संन्यास के पेशेंट का आपके सामने एक केस रख रहा हूँ और आप आगे जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो पेशेंट है ये 22 साल का एक लड़का है, जो कि एक मुस्लिम लड़का है, और ये अपने 2 व्हीलर से एक जहाँ से रहता है वहां से आगे तालुका प्लेस में वेजिटेबल ड्वेलर है, वो सब्जी बेचता है और 2 व्हीलर से जाता है। तो उसको 31 जनवरी 2023 में, 1 साल पहले, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में वो अनकॉन्शियस हो गया और सेवरल एब्रेशंस ऑन हिज फोरहेड एंड एक्सट्रीमिटीज, एंड ही वाज टेकन टू नियर बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहां पे जैसे हमें पता है कि तुरंत ही पेशेंट को रिफर किया जाता है, तो उसको वहां पे इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी की वजह से वाज रिफर टू प्राइवेट हॉस्पिटल नियरेस्ट इन कल्याण, और कल्याण में वो आ गया। ये पेशेंट मुरबाड़ का है, ये मुंबई के नजदीक एक डिस्ट्रिक्ट है मुरबाड़, वहां से ये कल्याण में आ गया। कल्याण में he was placed in ICU on the ventilator support and he was further investigated with a CT scan that revealed bleeding and swelling in his brain, और उसको वहां पे रखा गया। और फिर भी नेक्स्ट, और वो ये पेशेंट का एक्चुअल पिक्चर है, जब मैंने, ये पेशेंट का एक्चुअल पिक्चर है जब इसको दवाइयां शुरू की गई थी, तब का ये पिक्चर है। द पेशेंट वाज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, एंटी एमेटिक्स, आईवी फ्लूइड, एंटी कन्वर्सेंट्स, राइल्स ट्यूब डाला हुआ है, और उसके बाद में भी उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, विद नो साइंस एंड इम्प्रूवमेंट इन द 3-4 days, and then he was referred to renowned medical institute, that is KEM in Mumbai, and where conservative treatment with ventilator support and other monitoring was continued in the ICU। ये ICU में रखा गया और इसके बाद में भी कुछ हो ना पाया, इसके लिए इसको फर्दर नेक्स्ट,
After 3 weeks in the ICU in this institute, he was still unconscious and didn't show any signs of improvement. So he was sent back to his with his poor prognosis to with no prediction about regaining the consciousness. तो ये फैमिली मेंबर्स हेल्पलेस होके उनको लेके गए अपने घर, और वहां पे फिर से एक छोटे से अस्पताल में एडमिट किया गया, और वहां पे थोड़े दिन के रह के फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ने शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे जो मुरबाड के एक जनरल प्रैक्टिशनर है जो बीएमएस है, उनका एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसको रखा गया था, और उन्होंने सोचा कि हम आयुर्वेदिक दवाई देंगे, इसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया, और तब आयुर्वेदिक दवाई शुरू की गई। एंड फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट 18/3/23 में, नॉन रिस्पॉन्सिव विथ वर्बल कम्युनिकेशन, ज्ञानेंद्रिय कर्महानि, नो आई रिस्पॉन्स, नो वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, no speech, no voluntary control of or excretion, कर्मेंद्रिय क्रिया हानि, on liquid on diet through rice tube. Next. इसमें जो दिया गया वो ये था, षडगुल बलिजारित रस सिंदूर 7 मिलीग्राम, रौप्य 10 मिलीग्राम, अभ्रक है, और साथ में वैक्रांत। अभी देखिए इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा है, 30 मिलीग्राम, और इसमें यानी कि 100 मिलीग्राम वैक्रांत एक दिन में, इस तरह की ऐसी मात्रा है इसकी, जो कि 5 to 10 मिलीग्राम इतनी कही गई है, फिर भी यहाँ पे मात्रा ज्यादा दी गई है। वचा सारी और यष्टि मधु के साथ, और मुस्तादी मर्म कषाय, ये एक बहुत अच्छा सहस्त्र योग का कल्प है, ये साथ में दिया गया। और अब आगे देखिए, अभी ये शुरू किया था ट्रीटमेंट, क्या हुआ नेक्स्ट। आफ्टर 2 weeks ये राइस ट्यूब से दिया जा रहा था। ये रिस्पॉन्डेड टू वर्बल कम्युनिकेशन, वाज एबल टू सिग्नल अबाउट एक्सक्रीटरी अर्जेस, स्टूल एंड यूरिन, showed signs of record memory, gradual movements of hands and leg। तो इसमें भी यही ट्रीटमेंट आगे दी गई, और सेम डोज में, और कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। नेक्स्ट। After 4 weeks, he started walking, could talk with a little difficulty, started eating well. He was almost back to his normal life, started operating his mobile. This is the sign of almost back to his normal life. तो ये मोबाइल का उपयोग करने लगा 1 महीने में, और अभी ये जो रुग्ण है आज के तारीख में अपना व्यवसाय पहले की तरह कर रहा है। वो मोटरसाइकिल भी चला रहा है, और अपनी जहाँ पे वो सब्जी बेचता था वहां पे सब्जी बेच भी रहा है। ये जो है ये गुण इन रसद्रव्यों के है, और ये उत्तम यानी कि हम जो हमारे प्रैक्टिस में उपयोग में लाते हैं वो रस औषधियां जो है वो अच्छी तरह से, जिन्होंने रस औषधियों का जिनको ज्ञान है, जो उनकी जो प्रोसेस जो अच्छी तरह से पूरी की पूरी करते हैं, जितने गजपुट करने उतने करते हैं, और पूरी तरह से वारितर निश्चंद्र ऐसे भस्म बनाते, उनकी ही हम प्रैक्टिस में उपयोग लाते हैं, तो तभी फायदा होगा। ये मैंने कहा था, तरस्विया ने वेगप्रद जैसा है, वो वृक्ष है, देहदाढ़्यकर है, रक्तव स्रोतस पे काम करने वाला है, जो कि मैंने कहा था कि ये संज्ञाव स्रोतस पे भी काम करने वाला है। तो ये संन्यास नाशक ऐसा इसका गुण यहाँ पे दिखाई दिया गया, रस सिंदूर और रौप्य अभ्रक के साथ। तो ऐसा वैक्रांत का उपयोग हम प्रैक्टिस में बहुयोगवाही, जो इसका गुण कहा गया, उस तरह का उपयोग हम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आप जरूर आपके क्लिनिक में रखिए। ये है वेइंग मशीन, और भस्म का वेइंग मशीन से वेट करके ही आपके कुड़ी में आप जरूर मिलाइए। ये जो मैं मेरे प्रैक्टिस में करता हूँ, तो 1 मिलीग्राम का ध्यान में रखते हुए पूरे दिन का कैलकुलेट डोज करके 7 या 8 दिन का इस तरह से करके इसका उपयोग करता हूँ। और इसी के साथ आज मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो जरूर पूछिए। धन्यवाद। इस तरह का अपने लेक्चर करने की मुझे अवसर मिला आपके सामने प्रेजेंट करने का, इसके लिए मैं वैद्य पार्थ काले का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज के दोनों ही सेशंस काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाले रहे हैं। सो वैक्रांत धातु, ये जो संभ्रमित धातु था, थोड़ा इस बारे में वैद्यों को भी और आयुर्वेद के विद्यार्थियों में भी जो संभ्रम था, वो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों लेक्चर्स की वजह से थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ होगा।
और जैसे कि सर ने वैक्रांत के गुणकर्म और वैक्रांत भस्म के उपयोग अवस्था अनुसार ये बहुत विस्तार से बताया। ऐसे ही अति रसायन, परम मेघ्य, परम त्वच, वृक्ष और बहुयोगवाही इत्यादि अनेक विशेषणों से युक्त वैक्रांत धातु की जानकारी हमें परम जानकार गुरुओं से मिली है। इसलिए मैं दोनों हमारे गुरु वैद्य पार्थ राय सर और वैद्य महेश ठाकुर सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी तरह मैं रसोई फार्मेसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आज हमारा विषय वैक्रांत भस्म में ही था, तो रसोई फार्मेसी में भस्मीकरण बहुत ही अलग लेवल पे चलता है। जो ग्रंथोक्त भस्मीकरण है, जैसे कि एक वरापुट में एक शराब रख के एक शराब में खाली 13 पल मैक्सिमम भस्म का मात्रा हो या चक्रिका हो, जैसे 600 से 700 ग्राम एक शराब में उतना ही चक्रिका भर के उसे पुट दिया जाता है, चाहे वो वरा पुट हो या गज पुट हो। और उसके सारे जो परीक्षण हैं, जो उसके स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे ग्रंथों के हिसाब से, उन पे ही जब वो भस्म खरे उतरते हैं तभी वो आगे बढ़ाए जाते हैं। और उनके मारण मारण के अलग अलग भावनाओं का, अलग अलग मारण द्रव्यों का, जैसे हम सुवर्ण भस्म बनाते हैं, वो हम दो प्रकार के सुवर्ण भस्म अवेलेबल करते हैं। जो एक होता है कांचनार्मारित, दूसरा होता है रसमारित। सो ऐसे ही कुछ अलग भस्म पे भी हम काम करने वाले हैं। प्रत्येक भस्म अलग अलग मारण के हिसाब से अलग अलग उनकी फलश्रुति दर्शाएगा, उनका कार्य अलग अलग होते जाएगा। सो इस प्रकार आगे भी चल के हम अगले महीने में भी भस्म के ऊपर एक व्याख्यान जरूर आयोजन करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आगे के डाउट्स की ओर। सो मैं निवेदन करता हूँ कि वैद्य शुभम एक एक करके डाउट लेंगे। हेलो। वैद्य पार्थ काळे सर, आपके लिए डाउट है कि हर्षा इसरानी से वैद्य हर्षा इसरानी ने पूछा है कि शशांक योग क्या है। नमस्ते। शशांक योग ये अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के रसायन अध्याय में आया हुआ एक योग है, जो कि इस तरह है। शिलाजतु क्षौद्र विडंग सर्पी लोहा भया पारद ताप्य भक्षा आपूर्यते दुर्बल देह धातु द्विसप्तरात्रेण यथा शशांक। तो शिलाजतु, विडंग, हरितकी, बिबितकी और रस सिंदूर, सुवर्ण माक्षिक, ये सभी और लोह भस्म, इस सबका एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपूर्यते दुर्बल देह धातु ऐसे कहा हुआ है। और द्विपंचरात्रेण यथा शशांका, तो शशांक यानी चंद्र, तो चंद्र जैसे 15 दिन में पूरी कलाओं से बढ़ता है, वैसे सभी धातु का आपूरण कर पाएगा, ऐसे फलश्रुति दिया हुआ एक शशांक योग नाम का एक योग है, जो हमारी प्रैक्टिस में हम यूज कर रहे हैं और मेनली रसहृदय फार्मेसी में बनाया जाता है। वो भी अप्रूव करके अभी टैबलेट फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। तो धातु ग्रहण के तौर पे, और इसके बारे में अधिक जानकारी रसहृदय के पास मिलेगी ही, लेकिन सर ने भी जिस बुक का जिक्र किया, नीदा देशपांडे सर के बुक का यशस्वी औषधि, उसमें विजय वसंत नाम से ये योग आया हुआ है। उधर शशांक योग नहीं है, लेकिन विजय वसंत नाम से ये योग पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच प्लांट इज नोन एज उत्तर वारुणी। आई होप वरुण ने लिखा है, उत्तर वारुणी होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बीच में भी एक उस पर डिस्कशन थोड़ा सा हमने किया। एक्चुअली वृश्चिकाली नाम से भी ये प्लांट फेमस है ज्यादा लोगों में। परगुलेरिया डेमिया नाम का प्लांट आप बॉटनिकली सर्च कर सकते हो, जिसको दो पॉड्स रहते हैं, वृश्चिक जैसे ही दिखते हैं वो पॉड्स, इसलिए वृश्चिकाली नाम से भी बहुत सारे लोग लेते हैं। क्षीरयुक्त ऐसे लता है वो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उत्तम मारण में। महेश सर, आपके लिए सवाल है कि कैन वी यूज वैक्रांत भस्म इन हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, उपयोग कर सकते हैं जरूर। वैक्रांत का उपयोग हम जरूर कर सकते हैं, सिर्फ उसमें गामित्व के लिए, और बस और कोई भस्म साथ में, जैसे कि स्वर्णमाक्षिक भस्म का उपयोग साथ में करना चाहिए अगर हाइपरटेंशन हो तो। और साथ में सारिवा या ऐसे रक्तगामी द्रव्यों का उपयोग अगर करेंगे तो हाइपरटेंशन में फायदा होगा, खास करके वातपित्तजन्य विकृति हो तब।
और एक और सवाल है सर, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ भस्मोडोसिस? ये तो अवस्था के अनुसार होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि हम 10 मिलीग्राम से भी उपयोग कर सकते हैं, और कोमा के पेशेंट में अगर आपको चाहिए तो आप 30 मिलीग्राम पर से लेके 100 मिलीग्राम पर डे तक ऐसे भी आप उसका रख सकते हो अनुपात। तो आप 10 से 100 मिलीग्राम तक इस तरह का उपयोग कर सकते हो। 100 मिलीग्राम अगर करना है तो एक 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप कर सकते हो, बाद में उसकी मात्रा कम कर दीजिए आप। तो इस तरह से आप जरूर कर पाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अवस्था के ऊपर है, दोषों की गंभीरता के ऊपर है, पेशेंट की कंडीशन के, जो किस तरह में आया। अभी कोमा का पेशेंट है, वो गंभीर अवस्था में है, उसके लिए अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग किया तो भी कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं दिखता है। और अगर ये एडीएचडी के रुग्ण है, जिनको हम, छोटे बच्चे हैं जिनको हम बहुत दीर्घकाल दवाई देंगे, जैसे कि एडीएचडी के पेशेंट या ऑटिज्म के पेशेंट को कम से कम साल भर तक दवाई देनी होती है, तब हम 2 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक इतना वैक्रांत भस्म का उपयोग डेली यूज में के लिए जरूर कर सकते हैं। सर इतने ही सवाल है, आई थिंक सो सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद सर।